चलो भाई, घर वापसी, ग्लिम्स 2। था ना, इंडियंस को भी दिख रहा था, इंडियंस को भी नजर आ रहा था कि यार क्या वाइट सुपीरियरिटी की मिथ है, ये तो आपस में थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, इनकी क्या सुपीरियरिटी है, ये खुद ही बेवकूफों की तरह दुनिया भर में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियंस को ये भी समझ में आना शुरू हो गया कि जो ब्रिटेन हमारे ऊपर राज बना के बैठा है। I took more than 300 यार interviews on Facebook. अबे 80% of people I interviewed for problem solving. दिक्कत ये है कि तुम्हारे साथ ही दिक्कत बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और हमें इसका गुलाम रहना ही रहना है। फिर बाल गंगाधर तिलक साहब की बात की जाए, तिलक साहब जून 1914 में, जून 1914 में जेल से छूट के आ गए। उसके बाद जब ये जेल से छूट के आए, इन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इनको ये पता था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है इसको बुरी तरीके से दबा दिया गया है। मॉडरेट लीडरशिप है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो हमें सपोर्ट करेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। तिलक साहब रिलैक्सिंग एटीट्यूड थे नहीं, ना ही अंग्रेजों से डरते थे, बट यहाँ पे ये थोड़े प्रैक्टिकल हो गए। इनको ये लगा कि इन गवर्नमेंट को सीधे सीधे ना क्रिटिसाइज करते हुए बैक एंड से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपने लिए कुछ लिया जा सके। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हम आपकी गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। इन्होंने मॉडरेट्स को भी बोला कि ठीक है भाई, हम भी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, आपके एजेंडा के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक साहब ये जानते थे जैसे तैसे करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर नहीं घुसेंगे तो ओवरऑल एक इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये तिलक साहब सोच रहे थे। ओके, तो तिलक साहब ने वापस जेल से आने के बाद ब्रिटिश सरकार को भी रिएश्योरेंस दिया कि ठीक है, आपके खिलाफ अभी कुछ नहीं करूंगा, और मॉडरेट्स के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की। बट मॉडरेट्स अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि मॉडरेट्स को ये पता था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देख रहे हो गाइस, ना के बराबर है। स्ट्रगल। अगर इन एक्सट्रीमिस्ट को हम फिर से मौका देंगे, फिर से हमको पीछे छोड़ देंगे, तो मॉडरेट्स बच रहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। गांड फाड़ स्ट्रगल है। ओके, उसके साथ साथ तिलक साहब ने ये भी बोला कि भाई देखिए, हम अंग्रेजी सरकार को उठा के इंडिया के बाहर नहीं फेंकना चाहते। अब समझिए, एक तरफ पे गदराइट मूवमेंट चल रहा है, बर्लिन कमेटी का मूवमेंट चल रहा है, जो सीधे सीधे बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के बाहर फेंको। वहां पे तिलक साहब क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, हम आपको उखाड़ के बाहर नहीं फेंकना चाहते, हमारी डिमांड सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट की, और हम भी आपके गवर्नमेंटल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिफॉर्म की मांग करेंगे। इन्होंने ये भी बोला कि ठीक है, वायलेंस के एक्ट से कुछ होने वाला है नहीं, वायलेंस के एक्ट से जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। और इंडियंस को इन्होंने ये भी बोला कि चलो ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का साथ दो, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एंट्री होती है एक लेडी की, एनी बेसेंट साहब की। ये आयरिश थियोसॉफिस्ट थी। देखिए, थियोसॉफिस्ट एक फिलोसॉफिकल रिलीजियस सिस्टम था, मतलब रिलीजन को फिलोसफी के साथ जोड़ के एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई यूनाइटेड स्टेट्स में लेट 19th सेंचुरी में। उसी की मेंबर थी आपकी एनी बेसेंट जी। तो एनी बेसेंट जी को आयरिश थियोसॉफिस्ट यहाँ पे बोला गया है। ये इंडिया में 1896 से एक्टिव थी, और कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बनाने में इंडिया में इन्वॉल्व हो गई। जैसे कि आयरलैंड में आयरिश होम लीग ऑपरेट करती थी ना, वैसे इंडिया में भी एक होम रूल लीग चला के इंडिया की नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो भले ही इंडियन नहीं थी, बट ये इंडिया की फ्रीडम के लिए काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं इन्होंने इफेक्टिवली काम किया भी। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो एनी बेसेंट जी हैं और जो तिलक साहब हैं, इन दोनों को ये बात समझ में आ रही थी कि जो कांग्रेस है, जिसको मॉडरेट्स ने डोमिनेट कर रखा है, इसकी मदद की हमको जरूरत पड़ेगी। साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है, अभी एक्सट्रीमिस्ट तबके को तिलक साहब भी मतलब एक्सट्रीमिस्ट तबके के थे तिलक साहब, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट तबके के थे। तो यहाँ पे तिलक साहब, एनी बेसेंट जी दोनों इस बात को समझ रहे थे कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो ये जो कांग्रेस है जिसमें मॉडरेट्स डोमिनेंट है, इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जितने भी सोसाइटी में एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को यूनाइट होके अंग्रेजों से राइट्स मांगने हैं तो ही कुछ होने वाला है। अलग अलग होके लड़के हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो 1914 में जब सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहां पे मैडम एनी बेसेंट ने पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने कोशिश की कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रिप्रोचमेंट को, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाया जा सके।
लेकिन 1914 में ये जो एफर्ट था आपका तिलक का और बेसेंट का, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना कि जो मॉडरेट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ दोस्ती